राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बगावत से ज्यादा और भीतरघात का जो फैक्टर है वो ज्यादा हावी हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नाराज नेताओं को मना लिया है। जनाधार वाले असंतुष्टों को मैदान में नहीं रहने दिया। वहीं कांग्रेस और बीएपी में एक एक सीट पर असंतुष्ट समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अब देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा मैदान में डटे हुए हैं। इसके साथ ही 84 सीट पर बीएपी के बागी आदमी जो बादमी लाल समीकरण को बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। अब इन 2 सीटों के अलावा इस बार असंतुष्ट नहीं है, लेकिन छिपी हुई नाराजगी और लोकल समीकरण के छिपे हुए जो नुकसान है उसका डर सबको सता रहा है। सत्ता में होने की वजह से बीजेपी को असंतुष्टों को मनाने में आसानी रही है। जिन नेताओं के टिकट कटे उन्हें मान सम्मान देने और सरकार में काम देने का जो है आश्वासन दिया गया। मंत्रियों को डैमेज कंट्रोल में लगाया गया है। नाराज नेताओं की सीएम से बात करवाई गई और इन सब प्रयासों से बीजेपी ने नाराज नेताओं को मना लिया है। जानकार कहते हैं कि नेताओं को तो मना लिया गया है, लेकिन उनके प्रभाव वाले जो वोटर्स हैं या फिर समर्थक हैं वो कितना मानेंगे ये पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हॉट सीट मानी जा रही दौसा में उपचुनाव के दौरान पर्दे के पीछे से चली जो सियासी चालें हैं वो समीकरण को बदल सकती है, ये संभावनाएं हैं। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। 84 सीट पर इस बार बीएपी के असंतुष्ट नेता बादमी लाल ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। इसके साथ ही सलूम्बर सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी से कोई असंतुष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर भीतरघात का खतरा है। झुंझुनू सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला होगा। कांग्रेस और बीजेपी में यहां असंतुष्ट नेताओं के गुपचुप नुकसान पहुंचाने का खतरा बरकरार है। वहीं खीवसर और रामगढ़ में दोनों पार्टियों में कोई असंतुष्ट नहीं है, लेकिन यहां पर मुकाबला बेहद कांटे के टक्कर का बताया जा रहा है। तो राजस्थान का ये जो उपचुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि एक तो लोगों के अंदर पैठ बनाना और दूसरा पार्टी के अंदर जो भीतरघात चलता है उसको रोकने की कवायद इस समय पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। तो कौन सी वो सीटें हैं और कैसे ये पूरा जो मुकाबला है वो दिलचस्प हुआ है, ये समीकरण आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है और सत्ता में रहने का मतलब है कि वो सीटें जहाँ पर बाइपोल इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ त्रिकोणीय बनता हुआ ये मुकाबला, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर जो भीतरघात होता रहा जिसका खामियाजा हमने देखा कांग्रेस को हरियाणा में भी चुकाना पड़ा। अब ऐसे में राजस्थान का समीकरण कैसे बदलेगा और राजस्थान में ये जो 7 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं उसमें कौन बाजी मारने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2023 में किसका कब्जा था, फटाफट ये भी देख लीजिए। झुंझुनू कांग्रेस, रामगढ़ कांग्रेस के पास ये सीट थी, दौसा भी कांग्रेस के पास थी। लेकिन अब 2024 का समीकरण अलग है, क्योंकि अब सत्ता पे काबिज हो गई है बीजेपी। देवली उनियारा कांग्रेस के पास थी, सलूम्बर बीजेपी, 84 बीएसपी और खीवसर जो है वो आरएलपी के पास। यानी ये अलग अलग सीटों का समीकरण 2023 में किनके पास कौन सी सीट थी। खीवसर सीट पर बेनीवाल का दबदबा शुरुआत से रहा, लगातार लगभग वो चुनाव जीते आ रहे हैं और आज भी उस सीट पर उनका दबदबा है। साल 2008 में खीवसर विधानसभा का गठन हुआ और तब से ही बेनीवाल का दबदबा उस सीट पर बना हुआ है। हनुमान बेनीवाल ही चुनाव वहां पर जीतते हुए आए हैं और लगभग इस बार भी उम्मीद वैसी है। 2008 चुनाव में बेनीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। तो खीवसर सीट का समीकरण है ये 7 सीटें जिस पर बाइपोल इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 2023 से 2024 का समीकरण बदला हुआ है, सरकार बदल चुकी है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में 7 सीटों का समीकरण क्या बदल जाएगा आगे, क्योंकि हमने देखा मैक्सिमम ये जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस का कब्जा रहा है 2023 तक। तो क्या 2024 में जैसे कि विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान के अंदर और बीजेपी सत्ता में आई, यानी 1 on 1 का रेशो लगभग रहा है राजस्थान में सरकार बनाने का, ऐसे में अब इन 7 सीटों पर क्या होने वाला है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, ये एक एक सीट का समीकरण हम आपसे समझना चाहेंगे और हमने देखा कि बेनीवाल उनका दबदबा रहा, लेकिन मैक्सिमम सीटें जो कांग्रेस के पास थी 2024 में समीकरण बदला है, सरकार बदल गई है। क्या लग रहा है बाइपोल इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है और क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उन लोगों के लिए उलट हो सकता है, उन लोगों के लिए काम कर सकता है? राजस्थान की बात करें तो इस बार समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि अभी जो नतीजे 2023 में आए और उसके बाद 2024 में जो कुछ हुआ और अब जो उपचुनाव हुए, इन तीनों चुनाव को हम एक जैसा नहीं देख सकते।
समीकरण इसलिए बदले हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ जो बीएपी पार्टी या हनुमान बेनीवाल जो साथ थे अब नहीं है, वो आए ही नहीं कांग्रेस के साथ, तो जाहिर तौर पे समीकरण बदले हुए हैं। उसके अलावा जातीय समीकरण, यहां जिन भी ज्यादातर जो सीटें हैं सात, उसमें से ज्यादातर सीटों पर जो समीकरण है जातीय समीकरण, राजस्थान में जाति फैक्टर उत्तर प्रदेश की तरह या कुछ राज्यों में जो जाति फैक्टर है हरियाणा में होता है, वैसे ही राजस्थान में जाति फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हर जाति का अपना एक नेता है और उसका प्रभाव होता है। तो यहां पर जो जातीय समीकरण, क्योंकि आज से ठीक 2 महीने पहले जब अगस्त में की बात करें, अगर जब पार्लियामेंट सेशन था, उस समय जब हम नेताओं से मिलते थे, जिक्र करते थे, तो क्लियर कट बीजेपी में एक एक्सेप्टेंस थी कि ये सीटें, बीजेपी के लोकल नेताओं में ये एक्सेप्टेंस थी कि ये सीटें तो कांग्रेस प्रभावी वाली हैं और कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण, मीणा, गुर्जर, ये जो पूरा जातीय समीकरण है ये तो कांग्रेस के लिए फेवर में है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इन सातों की सातों सीटों पर 50-50 का मुकाबला है और मानिए कि कई 3 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हावी भी है, जबकि ऐसा नहीं था। यानी जातीय समीकरण पे भी बदलाव हुआ है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर भले ही 2 पार्टी आपस में चुनाव लड़ती है और अक्सर ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को चुनौती दे रही है, कांग्रेस ने बीजेपी को दी, बीजेपी ने कांग्रेस को दी। यहाँ समीकरण ही शिक्षा अलग है। इस बार बागियों से ज्यादा भीतरघात की चिंता है। और भीतरघात मतलब कांग्रेस अगर चुनाव हारती है तो कांग्रेस की 2 वजह होंगी। पहला भीतरघात, नाराज और साइलेंट नेता जो दिखा तो नहीं रहे कि वो नाराज हैं, लेकिन वो नाराज हैं, और वो नाराज हैं तो जाहिर तौर पे उनके समर्थक या तो चुनाव में लगेंगे नहीं या चुनाव जीतने में मदद नहीं करेंगे, अर्थात चुनाव हरवाने में मदद कर सकते हैं। तो भीतरघात की चिंता कांग्रेस में सबको है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कांग्रेस के साथ है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों जो बागियों को बिठा लिया, जैसे कि रामगढ़ का जिक्र करें और भी जगहों का जिक्र करें, कई जगह निर्दलीय खड़े हो गए जो कांग्रेस के अगेंस्ट चले गए और बीजेपी के सपोर्ट में आ गए। जाहिर तौर पर कोई निर्दलीय खड़ा है वो कांग्रेस की सेंधमारी करेगा वोट में, तो बीजेपी के सपोर्ट में है। लेकिन कांग्रेस से अपने बागियों को बिठा तो लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो बागी खड़े हुए उनको बिठा तो जरूर लिया, लेकिन नाराजगी जैसी चीज है। जैसे कि देवली उनियारा का जिक्र करें, देवली उनियारा बड़ी रोचक सीट है, वहां पर सचिन पायलट का बहुत वर्चस्व है और वहां पर मीणा समुदाय का भी बहुत वर्चस्व है। तो अगर उस सीट का जिक्र करें तो वहां पर जो मुरारी लाल मीणा हैं, उन्होंने एक प्रत्याशी को उतारा है। ये माना गया था कि वो बिहाइंड द कर्टन्स बीजेपी के दोस्त है, तमाम उन पे उसका बयान भी आ गया कि हार गए तो शर्म की बात है। लेकिन सवाल यह है कि वहां पर भी जिस तरह का मुकाबला है, कांग्रेस के लिए तो बागी खड़ा हो गया है नाराज होके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बागी नहीं है, लेकिन विजय बैसला नाराज होकर खड़े हो गए हैं। अब वो ये तो नहीं दिखा रहे कि वो नाराज हैं, लेकिन वो खुश भी हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थक का इंपैक्ट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें भीतरघात महसूस कर रही है, तो कांग्रेस बागी का टेंशन महसूस कर रही है। और ये हर सीट के साथ ऐसे ही समीकरण है, इसलिए ये चुनाव बहुत ज्यादा रोचक, महत्वपूर्ण है। बॉटम लाइन अगर शिखा मैं कहूं तो अगर इसमें जो भी जीतेगा वो बात अलग है, लेकिन कोई अगर हारेगा, यानी कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस को कांग्रेस हराएगी और बीजेपी हारती है तो बीजेपी को बीजेपी हराएगी। और ये लगभग ये समीकरण जो है वो हर एक चुनाव में बैठता हुआ नजर भी आ रहा है। आदित्य, में लोकसभा भी ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसे सामने पॉलिटिकल पार्टीज रख सकती है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से सीट वाइज थोड़ा समझ लेते हैं आदित्य आपसे। झुंझुनू में राजेंद्र बाबू और अमित ओला एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? ये सीट कांग्रेस के पास रही और बीजेपी इस पर बहुत ज्यादा कोशिशें करती रही है हमेशा, और कोशिश कई बार रंग मिलाई। तो झुंझुनू सीट का समीकरण क्या कह रहा है? वैसे तो शिखा, अगली बार आप मुझे झुंझुनू पे बात करने का समय दे तो आधा घंटा दीजिएगा। बड़ी रोचक सीट है, बहुत जबरदस्त जातीय समीकरण है। और ओला परिवार जिनका आपने जिक्र है, पर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। ओला परिवार का दबदबा है, जो अभी ओला परिवार से अभी सांसद बने हैं, इसलिए वो सीट खाली है, उपचुनाव हो रही है। तो शुरुआत से 2 महीने पहले से, जैसे मैं अगस्त का जिक्र कर रही हूँ, यही माना गया था कि वहां तो ओला परिवार का दबदबा है, वही जीतेंगे। लेकिन क्या हुआ? राजेंद्र गुडा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो गुर्जर साहब बीजेपी ने लड़ा है, वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, टक्कर देने वाले कैंडिडेट हैं। लेकिन फिर भी ओला परिवार के बेटे हैं अमित ओला, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और शुरुआत में था कि ये तो सीट जाएगी कांग्रेस के पास, ऐसा परसेप्शन था। लेकिन अब राजेंद्र गुडा अपने आप में एक रोचक पर्सनैलिटी है। पूरे 5 साल पिछली बार वो पहले बसपा में थे, आधे जाते रहते हैं, कहाँ चुनाव कहीं से लड़ते हैं, जीत के आते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं जहां पर उनको सही लगता है, कई वजहों से।
सत्ता हो वहाँ चले जाते। तो बसपा में थे, अशोक गहलोत के बुलाने पे वो आ गए थे। उसके बाद बहुत सारे प्रकरण हुए, नाराज हो गए थे वो अशोक गहलोत से कि उनको अच्छी मिनिस्ट्री नहीं मिली। फिलहाल राजेंद्र ओला जो अमित ओला के सामने जो चुनाव बागी लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूं। तो अब ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और राजेंद्र गुडा जो अपने बयानों के लिए फिलहाल बड़े फेमस हैं, पॉपुलर हैं, हमेशा से रहे हैं, अभी भी हैं, वो इस पूरे समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन फेवर किसको होगा? राजेंद्र गुडा जो वोट काटेंगे, एससी वोट की बात कर रही हूं या मुस्लिम वोट, वो क्योंकि वो बसपा से आते हैं, मुस्लिम वोट का उनको समर्थन मिलता है, तो वो कांग्रेस का वोट कटेगा और माना जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजी के तहत खड़ा किया गया है। तो जब कांग्रेस का वोट कटेगा तो जाहिर तौर पे बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आएगा। अदरवाइज नॉर्मली इस सीट को ओला परिवार की सीट भी कहा जाता था, लेकिन इस बार नतीजे बहुत रोचक होंगे और इसीलिए मैं कह रही हूँ अगली बार नतीजों के बाद आप बात करें तो मुझे 20 मिनट का समय दीजिएगा। जी अच्छा, अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं अदिति। रामगढ़ पे क्या आपको समझ में आ रहा है? रामगढ़ में क्या समीकरण? देखिए, रामगढ़ को बहुत सिंपल तरीके से, अब ये हिंदू मुस्लिम चुनाव हो गया है यहाँ पर, इसको आप ऐसे समझ लें, पहले एक बागी खड़े हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जाहिर तौर पे स्ट्रैटेजी है, मैनेजमेंट है, वो बागी तो बैठ गए हैं, इसलिए वोट कटने का डर तो नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस के पास इकलौती चीज है, कांग्रेस के पास इमोशनल सेंटिमेंट है, क्योंकि जिनको चुनाव में लड़ाया जा रहा है वो उनके बेटे हैं जो पहले अभी जिनका देहांत हुआ है, स्वर्गवासी हैं, तो जाहिर तौर पे एक सेंटिमेंट है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम वर्सेस हिंदू की लड़ाई है। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने बेहतर तरीके से जो अपने कार्ड हिंदुत्व वाले होते हैं और वहीं ये जो सेंटिमेंट है, इमोशनल सेंटिमेंट कांग्रेस, वो कितना हावी कर पाती है। लेकिन एक बात सही है, क्योंकि जुबैर खान के बेटे नए नए राजनीति में आए हैं, उनकी नई पारी है, तो वो चुनाव को उस मैनेजमेंट के साथ नहीं लड़ पा रहे। और एक और बात, जुबैर खान प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे, खुद राजनीतिक कद्दावर थे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव कांग्रेस लड़ सकती थी वो नहीं लड़ रही है। ऐसे में एक बार फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और अंत तक क्या होगा वो बीजेपी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से लड़ सकती थी, केंद्र नेतृत्व जाकर चुनाव प्रचार कर सकता था या फिर प्रदेश के नेता भी प्रचार कर सकते थे, वो प्रचार होता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अगली सीट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है अदिति। दौसा सीट की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ जगमोहन मीना और डीडी बैरवा है आमने सामने। वहाँ पर क्या कुछ होता नजर आ रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि साख की लड़ाई दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। भले 2023 से 24 में राजस्थान में समीकरण बदल गया हो, सरकार और सत्ता बदल गई हो, लेकिन दौसा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर इस सीट के लिए बात सटीक है कि बीजेपी हारी तो बीजेपी ने हराया, कांग्रेस हारी तो कांग्रेस ने हराया। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर हैं कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा के भाई, जिसकी वजह से किरोड़ी लाल मीणा नाराज थे, लंबे समय से नाराज थे कि उन्होंने अपने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा नहीं लिया, वो कभी नहीं जाते थे सचिवालय, लेकिन साइन जरूर होते थे फाइल्स पे, और नाराज इसी बात पे थे कि मैं बहुत सीनियर हूँ, कहाँ मैं इस कैबिनेट में आ गया, मेरी उतनी पोजीशन नहीं है, और दूसरा ये कि मेरे बेटे के लिए, मेरे भाई के लिए मैंने टिकट मांगी थी लोकसभा में, मुझे नहीं मिली, लेकिन अब ये टिकट सीधे दिल्ली से आई है। इसका ये मतलब है कि प्रदेश नेतृत्व नहीं चाहता था कि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के परिवार को ये टिकट जाए। परिवारवाद की बात भी आ गई कि भाजपा ने परिवारवाद किया। अब ऐसी स्थिति में सामने है मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट, ये जो कैंडिडेट जिनको उतारा गया है डीडी बैरवा, वो हैं। और जबकि एक और खास बात, ये सीट जनरल सीट है, एक पार्टी ने एसटी को उतारा है और एक पार्टी ने एससी को उतारा है। तो आप समझिए कि कैसे जातीय समीकरण का भंवर है यहाँ पर। लेकिन अब अगर ये सीट जीती गई तो एक और बात है, सचिन पायलट पर दारोमदार है, और इसीलिए सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा जो कि एक हैं पॉलिटिकली कहा जाता है, अगर ये सीट पे दोनों का दम है, और शायद दिल्ली के नेतृत्व ने यही सोचा कि ये सीट दे दी जाए और इन पे छोड़ दी जाए, जिता के लाने की जिम्मेदारी इनकी है। बॉटम लाइन यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व किरोड़ी लाल मीणा और जगमोहन मीणा के साथ खुलकर चुनाव प्रचार और चुनाव की तैयारियों में लगता है? जमीन पर क्या वाकई काम करता है या भीतरघात हो सकता है? वैसे ही कांग्रेस के साथ एक सवाल है, सचिन पायलट गुर्जर वोट ला सकते हैं, मुरारी लाल मीणा सॉफ्ट मीणा वोट ला सकते हैं। अब ऐसे में गुर्जर मीणा अगर समीकरण
साथ हो जाए। और इस बार ये देखना होगा कि ब्राह्मण वोट किस तरफ जाता है, क्योंकि सामने ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर कहा जाता है साथ जाएगा, लेकिन इस बार इसलिए नहीं जाएगा, ऐसा नजर आता है कि यहाँ पे हार्ड कोर मीणा, यानी किरोड़ी लाल मीणा की इमेज है हार्ड कोर मीणा की, जिसे बोलते हैं एग्रेसिव मीणा की। ऐसे में क्या ब्राह्मण बीजेपी को देगा या इस बार कांग्रेस को देगा? तो ये बहुत रोचक समीकरण है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुरारी लाल मीणा 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अभी सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर वो लड़ना चाहते हैं, तो वो इस सीट को सेफ बनाना चाहते हैं। हालांकि डीडी बैरवा उनके खुद के आदमी हैं, अगर 2027 में वो ये कह दें कि आपको सीट खाली करनी है क्योंकि मुझे लड़ना है, तो डीडी बैरवा छोड़ देंगे। लेकिन मुरारी लाल मीणा ने हाल ही में ये भी बयान दिया है कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं किसी से मिला हुआ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है और मैं दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। इसलिए दौसा के नतीजे जो होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और वो राजस्थान में क्या चल रहा है अंदर खाते, वो भी आईने की तरह साफ कर देगा। देवली उनियारा पर क्या है अदिति? देवली उनियारा, जैसा मैंने कहा, बहुत रोचक सीट है। देवली उनियारा का अगर हम जिक्र करें तो देवली उनियारा में भी बहुत ज्यादा समीकरण हैं। वहां पर कांग्रेस के साथ बागी खड़े हो गए, नरेश मीणा,